नमस्ते बच्चों। कक्षा 7 विषय विज्ञान और लेसन है तीसरा, रेशों से वस्त्र तक। रेशों से वस्त्र तक तो अपने इस चैप्टर में पूरा पढ़ेंगे कि रेशों से वस्त्र तक की प्रक्रिया क्या है और इनमें किन किन चीज़ों का योगदान होता है, भेड़ पालन, रेशम चक्कर, इन सभी के बारे में अपने इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो देखो कि कक्षा 6 में आपने पौधों से प्राप्त होने वाले कुछ रेशों के बारे में पढ़ा था। आपने यह भी पढ़ा था कि ऊन और रेशम के रेशे जंतुओं से प्राप्त होते हैं और जंतुओं से प्राप्त किए जाने वाले रेशों को जांतव रेशे कहते हैं। जो जंतुओं से प्राप्त होते हैं उन रेशों को क्या कहते हैं? जांतव रेशे कहते हैं। उनके रेशे भेड़ या जाक के बालों से प्राप्त किए जाते हैं। रेशम के फाइबर रेशम कीट के कोकून से प्राप्त होता है। रेशम का जो फाइबर है वो रेशम कीट के कोकून से प्राप्त होता है। क्या आप जानते हैं कि भेड़ के शरीर के किस भाग से फाइबर मिलते हैं? तो क्या आप जानते हैं कि इन रेशों को ऊन में कैसे परिवर्तित किया जाता है, जिन्हें हम स्वेटर बुनने के लिए बाजार से खरीदते हैं? तो इन सभी चीज़ों के बारे में अपने इसमें पढ़ेंगे, तो इन सभी के उत्तर अपने को मिलेंगे। तो सबसे पहले देखो, जांतव रेशे कौन सी हैं जो जंतुओं से प्राप्त होते हैं? कौन कौन से हैं? ऊन तथा रेशम। और सबसे पहले अपने ऊन के बारे में पढ़ते हैं कि जो भेड़ है, बकरी है, जाक है और कुछ जो अन्य जंतुओं हैं उनसे ऊन हमें प्राप्त होती है। ऊन प्रदान करने वाले इन जंतुओं के जो शरीर हैं वो बालों से ढके होते हैं। तो इन जंतुओं के आवरण पर बालों की मोटी परत क्यों होती है? बालों के बीच अधिक मात्रा में वायु आसानी से भर जाती है और वायु ऊष्मा की क्या होती है? कुचालक होती है। वायु ऊष्मा की कुचालक होती है। तो अब बाल है वो इन जंतुओं को गर्म रखती हैं। ऊन इन रोएदार रेशों से प्राप्त की जाती है। क्रियाकलाप देखो, 3.1 दे रखा है कि अपने शरीर, बाहों और सिर के बालों को छूकर अनुभव कीजिए। क्या आपको उनमें कोई अंतर लगता है? कौन से बाल मोटे हैं, रूखे प्रतीत होते हैं, कौन से मुलायम? तो अपने उनके बारे में अंतर जान सकते हैं। हमारी ही तरह भेड़ की रोएदार त्वचा पर 2 प्रकार के रेशे होते हैं, एक तो दाढ़ी के रूखे बाल और त्वचा के जो निकट हैं अव्यवस्थित तंतु रूपी मुलायम बाल। तंतु रूपी बाल ऊन बनाने के लिए रेशे प्रदान करते हैं। भेड़ों की कुछ नस्लों में केवल तंतु रूपी मुलायम बाल ही होते हैं। इनके जातकों का विशेष रूप से ऐसी भेड़ों को जन्म देने के लिए चयन किया जाता है जिनके शरीर पर सिर्फ मुलायम बाल हो। तंतु रूपी मुलायम बालों जैसे विशेष गुण युक्त भेड़ें उत्पन्न करने के लिए जनकों के चयन की यह प्रक्रिया वर्णात्मक प्रजनन कहलाती है। कि उन विशेष भेड़ों का ही चयन किया जाता है जिनके जो तंतु रूपी मुलायम बाल होते हैं। तो इनके चयन करने की यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? वर्णात्मक प्रजनन कहलाती है। ऊन प्रदान करने वाले जंतु तो हमारे देश के विभिन्न भागों में भेड़ों की जो अलग अलग नस्लें पाली जाती है। तो भेड़ों की ऊन का एकमात्र स्रोत नहीं है, फिर भी बाजार सामान्य रूप से जो उपलब्ध ऊन है वो भेड़ की ऊन ही होती है। कि अन्य जंतुओं की से भी ऊन प्राप्त की जाती है, भी अकेला स्रोत है वो भेड़ें ही नहीं है जिनसे ऊन प्राप्त की जाती है, लेकिन फिर भी ज़्यादातर जो ऊन है वो भेड़ों से ही प्राप्त की जाती है। जाक की ऊन तिब्बत और लद्दाख में, जो जाक है इसकी ऊन तिब्बत व लद्दाख में इसी की ऊन ही प्रचलित है। कि यही बात कर रहे हैं कि भेड़ें ही एकमात्र स्रोत नहीं है जिनसे ऊन प्राप्त की जाती है, लेकिन फिर भी ज़्यादा मात्रा में जो ऊन है या मुख्य जो स्रोत है सामान्य रूप से वो क्या है? भेड़ें ही है। बकरी के बालों से भी ऊन प्राप्त की जाती है। अंगोरा नस्ल की बकरियों से प्राप्त किया जाता है जो जम्मू कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्र में पाई जाती है। जाकी तो तिब्बत में होगी जैसे, तो अंगोरा ऊन को अंगोरा नस्ल की बकरियों से प्राप्त किया जाता है जो जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। कश्मीरी बकरी की त्वचा के निकट मुलायम बाल होते हैं, इनसे बेहतरीन शॉलें बनाई जाती है। जो कश्मीरी बकरी है उनके जो मुलायम बाल होते हैं तो उनसे जो शॉल बनती है वो बेहतरीन बनती है, जिन्हें पश्मीना शॉल कहते हैं। वो किन से बनती है? कश्मीरी बकरी की त्वचा से बनती है।
तो ऊँट के शरीर के बालों का उपयोग भी ऊन के रूप में किया जाता है। कि अन्य बहुत सारे स्रोत हैं ऊन प्राप्त करने के। इसके बाद दक्षिणी अमेरिका में पाए जाने वाले लामा और एल्पेका से भी ऊन प्राप्त, ये उनकी तस्वीरें दर्शाई गई है। इनसे भी क्या है, ऊन प्राप्त की जाती है। अलग अलग क्षेत्रों में ऊन है वो अलग अलग जंतुओं से प्राप्त की जाती है, लेकिन मुख्य जो स्रोत है वो भेड़ें ही है। और जो पश्मीना शॉल है वो कश्मीरी जो भेड़ें हैं उनसे प्राप्त की जाती है। इसके बाद देखो क्रियाकलाप 3.2 दे रखा है। उन जंतुओं के आप चित्र अंकित कर सकते हो जिनके बालों का उपयोग ऊन के रूप में किया जाता है। अभी भी अपने जिनके बारे में बातें की, ऊंट के बारे में, बकरी के बारे में, भेड़ के बारे में, जाग के बारे में, इन सभी से क्या प्राप्त करते हैं, ऊन प्राप्त करते हैं। तो इन सभी का अपने चित्र अंकित कर सकते हैं और उन्हें अपनी पुस्तिका में चिपका सकते हैं। और यदि आप चित्र नहीं प्राप्त कर सकते तो इसी पुस्तक में ही जो चित्र दे रखे हैं उनको देखते हुए आप समय उनको बनाने का प्रयास भी कर सकते हैं। अपनी क्षेत्रीय और देश की अन्य भाषाओं में भेड़, बकरी, ऊंट, जाग जिस नाम से जाने जाते हैं आप उनका भी पता लगा सकते हैं कि इनको अपने घरों के आसपास, अपने क्षेत्र के आसपास किस नाम से इनको जानते हैं। इसके बाद क्रियाकलाप दे रखा है 3.3 कि भारत और विश्व के मानचित्र लो और मानचित्र पर आप उन स्थानों को अंकित करो यहाँ वे जंतु पाए जाते हैं, जैसे कश्मीर में, दक्षिणी अफ्रीका में, जैसे तिब्बत में, जैसे जाग से। तो इन सभी को आप ऊन प्रदान करने वाले प्रत्येक किस्म के जंतुओं को दर्शाने के लिए आप अलग अलग रंगों का प्रयास कर सकते हो कि ऊंट कहाँ पाया जाता है, जाग कहाँ पाया जाता है। तो अलग अलग रंगों का प्रयोग कर सकते हो। इसके बाद रेशों से ऊन तक, ऊन प्राप्त करने के लिए भेड़ों को पाला जाता है। उनके बालों को काट कर फिर उन्हें संसाधित करके ऊन बनाई जाती है। तो आइए हम इस प्रक्रम के बारे में अपनी जानकारी प्राप्त करते हैं कि रेशों से ऊन तक की प्रक्रिया क्या है। भेड़ पालन और प्रजनन। यदि आप जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम के पहाड़ी क्षेत्रों या हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात के मैदानों की यात्रा करें तो आप गडरियों को भेड़ों के झुंडों को चराने के लिए ले जाते हुए देख सकते हैं। भेड़ शाकाहारी होती है और वह घास और पत्तियां पसंद करती है। भेड़ पालक उन्हें हरे चारे के अतिरिक्त दालें, मक्का, ज्वार, खली और खनिज भी खिलाते हैं। सर्दियों में भेड़ों को घरों के अंदर रखा जाता है और उन्हें पत्तियां, अनाज और सूखा चारा खिलाया जाता है। कि जो भेड़ पालन है उसके बारे में कि जो पंजाब है, राजस्थान है, गुजरात है, जहाँ भी भेड़ें रखी जाती है तो जो गडरिये हैं वो भेड़ों के झुंड को ले जाते हैं चुराने के लिए। क्यों, भेड़ों को घास व जो पत्तियां है पसंद होती है। इसके अतिरिक्त उन्हें हरे चारे के दालें हैं, मक्का है, ज्वार, खली, वो खनिज भी खिलाए जाते हैं। सर्दियों में जो भेड़ें हैं उनको घरों के अंदर ही रखा जाता है और उन्हें अनाज और जो सूखा चारा है वो खिलाया जाता है। हमारे देश के अनेक भागों में जो भेड़ों की ऊनों के लिए पाला जाता है। तो आपको आगे सारणी दे रखी है, उसमें सभी के अलग अलग जगह के नाम, भेड़ों के प्रकार, उनकी जातियों के प्रकारों के बारे में आपको बताया गया है। तो भेड़ की कुछ नस्लों के शरीर पर बालों की घनी परत होती है जिससे अपने बड़ी मात्रा में और अच्छी गुणवत्ता वाली ऊन प्राप्त हो जाती है। और इन भेड़ों को वर्णात्मक प्रजनन द्वारा उत्पन्न किया जाता है, जिनमें से किसी एक जनक किसी अच्छी नस्ल की भेड़ होती है। जब पाली की भेड़ के शरीर पर बालों की घनी वृद्धि हो जाती है तो ऊन प्राप्त करने के लिए उसके बालों को काट लिया जाता है। जब पाली की भेड़ के शरीर पर बालों की जो घनी वृद्धि हो जाती है, बहुत सारे बाल हो जाते हैं, तो फिर उनके बालों को काट लिया जाता है। फिर रेशों को ऊन में संसाधित करना, स्वेटर बुनने या शॉल बनाने के लिए जो ऊन है उसको प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है वो काफ़ी लंबी प्रक्रिया है, स्टेप बाय स्टेप है। जैसे चरण 1 में क्या दे रखा है कि भेड़ के बालों को त्वचा की पतली परत के साथ शरीर से उतार लिया जाता है। यह प्रक्रिया ऊन की कटाई कहलाती है। ये सबसे पहले तो ऊन को उतारा जाता है, उसे ऊन की कटाई कहते हैं। भेड़ के बाल उतारने के लिए उसी प्रकार की मशीन का उपयोग किया जाता है जैसे नाई द्वारा बाल काटने के लिए किया जाता है। तो सेम ही मशीन का प्रयोग किया जाता है। ये सारणी दे रखी है 3.1। इसमें देखो नस्ल का नाम है लोही। ये अच्छी गुणवत्ता वाली इसकी ऊन होती है और ये पाई कहाँ जाती है, राजस्थान और पंजाब में यह पाई जाती है।
रामपुर बुशायर, उसकी जो ऊन है वो भूरी ऊन होती है, उत्तर प्रदेश या हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। इसी प्रकार मारवाड़ी है, इसकी मोटी व रुक्ष ऊन होती है, यह गुजरात में पाई जाती है। पाटनवाड़ी होजरी के लिए ये प्रसिद्ध है और यह भी गुजरात में पाई जाती है। तो ये अन्य भेड़ों की नस्लें हैं, उनकी क्या गुणवत्ता है और वह कहाँ पाई जाती है, इस सभी के बारे में इस पूरी सारणी में बताया गया है। सामान्यतः बालों को गर्मी के मौसम में काटा जाता है, क्योंकि ठंड में तो जो ये बाल हैं उनकी रक्षा करते हैं, ताकि भेड़ के जो बालों का सुरक्षात्मक आवरण के न रहने पर भी वह जीवित रह सके। बाल ऊनी रेशे प्रदान करते हैं और इन्हीं ऊनी रेशों है उनको संसाधित करने के ये विभिन्न चरण है कि पहले बालों को उतारा जाता है, फिर टंकियों में उनका विमार्जन किया जाता है, फिर मशीनों द्वारा उनका विमार्जन किया जाता है और फिर ऊन का धागा बनता है। तो ये स्टेप बाय स्टेप इन सभी के बारे में अपने पढ़ेंगे। क्वेश्चन साधित करके ऊन का धागा बनाया जाता है और ऊन उतारने के दौरान भेड़ को कोई विशेष कष्ट नहीं होता, जैसे कि आपको बाल कटाने या आपके पिताजी को जो दाढ़ी बनवाने में कभी नहीं होता, उसी तरह उनको कोई भी किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होता। त्वचा की जो सबसे ऊपरी वाली परत है अधिकांशतः मृत कोशिकाओं से बनी होती है और साथ ही भेड़ के बाल फिर से उग जाते हैं, जैसे कि आपके बाल कटवाते हैं, दाढ़ी कटवाते हैं तो वो वापस आ जाती है, उसी प्रकार उनके बाल भी फिर से पुनः से उग जाते हैं। इसके बाद है चरण 2 कि जो त्वचा सहित अपने जो बाल उतारे थे उन बालों को टंकियों में डालकर अच्छे तरह से धोया जाता है, और जिससे ये देखो ऊन की कटाई की जाती है, फिर अभिमार्जन किया जाता है, फिर छंटाई की जाती है, फिर रंगाई की जाती है और फिर रीलिंग की जाती है। ये पूरे स्टेप हैं। तो चिकनाई है, जो उसके धूल हैं, जो गर्त हैं वो निकल जाए, उनको टंकियों में इस प्रकार धोया जाता है कि उसकी धूल गर्त सारी निकल जाए। यह जो परिक्रम है ये क्या कहलाता है, अभिमार्जन कहलाता है। यह जो धोने का जो परिक्रम है बालों को प्रक्रम, यह अभिमार्जन कहलाता है। आजकल अभिमार्जन मशीनों द्वारा किया जाता है। चरण 3 अभिमार्जन के बाद छंटाई की जाती है। रोमिल या रोएदार बालों को कारखानों में भेज दिया जाता है और यहाँ विभिन्न गठन वाले बालों को छांटा या पृथक किया जाता है। अभिमार्जन कर लिया, अभिमार्जन पहले बालों को काट लिया, काटने के बाद धोना अभिमार्जन कहलाता है। तीसरे चरण में क्या करते हैं, उसको धोने के बाद उसकी छंटाई की जाती है कि जो गांठों वाले बाल हैं, रोएदार जो बाल हैं वो क्या हो जाएं, अलग अलग हो जाएं, पृथक हो जाएं। इसके बाद चरण 4 है कि अगले चरण में बालों को फिर सुखाया जाता है, परंतु इससे पहले बालों में से छोटे छोटे कोमल या फूले हुए रेशों को छांट लिया जाता है, जो बर कहलाते हैं। छोटे छोटे जो कोमल होते हैं, फूले हुए होते हैं, वह उन रेशों को छांट लिया जाता है, बर कहलाते हैं। ये वही बर होते हैं जो कभी कभी आपके स्वेटर में एकत्रित हो जाते हैं। इसके पश्चात रेशों का पुनः विभाजन करके उन्हें सुखा लिया जाता है। इस प्रकार उत्पाद ही धागों के रूप में काते जाने के लिए प्रयुक्त जो ऊन है वो उपयुक्त होती है। इसके बाद देखो 5वें चरण में क्या करते हैं कि रेशों की विभिन्न रंगों में रंगाई की जाती है, क्योंकि भेड़ या बकरी की जो सामान्य ऊन है वो काली, भूरी या सफ़ेद 3 ही रंगों की होती है, तो अलग अलग रंगों में उनकी फिर रंगाई की जाती है। और अंतिम जो चरण है वो क्या कहलाता है, रीलिंग कहलाता है। अब रेशों को सीधा करके सुलझाया जाता है और फिर लपेट कर उनसे धागा बनाया जाता है। लंबे रेशों को काट कर स्वेटर की ऊन के रूप में और अपेक्षाकृत छोटे रेशों को काट कर ऊनी वस्त्र बुनने में उपयोग किया जाता है। इस प्रकार आपने देखा स्टेप बाय स्टेप कि पहले चरण में क्या किया जाता है, उनके बाल उतारे जाते हैं ऊपरी त्वचा के सहित और भेड़ों को किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं दिया जाता। दूसरे चरण में इन्हीं को बड़ी बड़ी टंकियों में डालकर धोया जाता है। उनकी जो गर्त है, उनके अंदर कुछ जो गंदगी है वो सारी क्या हो जाए, निकल जाए। का धोने के बाद उनकी छटाई की जाती है, जो गंठलें हैं वो उनको बाहर निकाल दिया जाता है। फिर इनको सुखाया जाता है। सुखाने के बाद इनकी रंगाई की जाती है विभिन्न रंगों में, जिस भी रंग में आपको ज़रूरत होती है उसी रंगों में इनकी रंगाई करने के बाद फिर इनकी कताई करके इनको लंबे धागे के रूप में स्वेटर बुनने के लिए जो ऊन प्रयुक्त होती है उस रूप में फिर इनकी रीलिंग की जाती है। तो ये आपकी पूरी प्रक्रिया थी।
कि किस प्रकार ऊन तैयार होती है। तो जो अगला भाग है वो अपने अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।